आज का वीडियो जो है वो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए है। बेसिकली बहुत दिनों से बहुत सारे बच्चे का डिमांड था, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर एक सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए रिवीजन वीडियो बना दीजिए, और वो रिवीजन वीडियो हम लोग जो है उसको समझना चाहते हैं, और उसको हम लोग एक बार एक शॉर्ट वीडियो रहेगा ताकि हमारे लिए एडवांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा रहेगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये जो अपना सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कहाँ से शुरू होता है और इसको हम लोग कैसे अच्छी तरीके से शॉर्टकट तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सेकेंड लॉ पिक्चर में आया क्यों, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। बिकॉज फर्स्ट लॉ की फेलियर हुई थी। फर्स्ट लॉ सिर्फ लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन को डिफाइन करता है, बट सेकेंड लॉ डिफाइन करता है कि हाउ and why the process will go on. I mean, whether the process will be spontaneous or not. प्रोसेस का होना है ना, ये फिजिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। प्रोसेस अगर अपने आप होता है तो वो फिजिबल प्रोसेस है, हम कहेंगे कि वो प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस है ना। बिकॉज लाइक आई मीन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन को डील करता है, और अगर ये सही होता, हर जगह पे लागू होता, तो एक मशीन में जितनी एनर्जी देते हैं उससे हम सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है। आप एक मशीन में कितना भी अमाउंट ऑफ वर्क दो, है ना, उसे 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। कितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी इनपुट डाले उसे 100% वर्क पे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। और इसकी स्टडी कार्नोट कह रहा था, है ना। He was dealing with the internal combustion engine and he managed all the possible ways to get the 100% efficiency of a machine, but all went in vain. और इसके पीछे की फैक्टर जो थी वो थी एंट्रोपी, ठीक है। एंट्रोपी की वजह से सर्टेनली कुछ एनर्जी जो है इस पोर्शन, इस थर्मोडायनेमिक पार्ट में यूज हो जा रहा था, और इसके कारण से हमें 100% एफिशिएंसी नहीं मिल रही थी, राइट। अब हमारा जो कंसर्न है, हमें ये समझना पड़ेगा कि कार्नोट साइकिल, है ना, यानी कि कार्नोट की जो प्रोसेस थी इसमें हम मैक्सिमम वर्क निकालने की कोशिश कर रहे थे, एंड दिस वर्क हैज टू बी सर्टेनली अ रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस, बिकॉज रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस में हम मैक्सिमम वर्क निकाल सकते हैं, राइट। रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस के अंदर हमारा जो वर्क होता है वो मैक्सिमम होता है, ये हम जानते हैं। नाउ टू अंडरस्टैंड कार्नोट साइकिल, हमने इसको इंटरनल कंबशन इंजन को कंसिडर करके 4 डिफरेंट कैटेगरीज में हमने इसे डिवाइड कर दिया। पहली कैटेगरी है, आई मीन पहला पार्ट है जो इंटरनल कंबशन का इंजन है, दैट इज आइसोथर्मल कंबशन। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। इसमें हम आइसोथर्मल कंप्रेशन करते हैं। आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होता है, गैस को हम कंप्रेस करते हैं, और तब तक हम कंसिडर करते हैं आइसोथर्मल जब तक कि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तब तक हम इसे आइसोथर्मल मानेंगे, है ना। अब अगर हम फर्दर कंप्रेस करें तो वो स्टेज 2 का कंप्रेशन हो जाएगा। इस समय टेम्परेचर T1 से बढ़ करके T2 हो गया हमारा टेम्परेचर। यहाँ पे T1 था टेम्परेचर, अब बढ़ करके T2 हो गया, तो हम इसे टेम्परेचर कांस्टेंट तो नहीं मान सकते। सडनली ये जो प्रोसेस होगा हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। एडियाबैटिक कंप्रेशन के बाद सर्टेनली यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ चुका है, गैस ब्लास्ट करेगा और पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये हमारा थर्ड स्टेज हो जाएगा, और फिर से हमारे एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन बनेगा। T2 से T2 तक ही टेम्परेचर रहा, लेकिन गैस एक्सपैंड कर रहा है, राइट। एंड आफ्टर दैट जैसे ही T2 टेम्परेचर पहुंच गया गैस, अगर फर्दर इसके बाद हम एक्सपैंड करते हैं तो गैस की कूलिंग हो जाएगी, और इसे फिर हम लोग एडियाबैटिक एक्सपेंशन बोलेंगे। तो 4 स्टेज हो गए, आइसोथर्मल कंप्रेशन, दूसरा एडियाबैटिक कंप्रेशन, तीसरा हो गया हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और चौथा हो गया एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, चारों चीजें समझ में आएगी, 2 कंप्रेशन और 2 एक्सपेंशन। तो इसको समझने के लिए हम लोगों ने एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर लिया। ए से बी पाथ हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन हो गया, है ना। बी से सी हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन हो गया, सी से डी हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया, और डी से ए हमारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गई। तो 4 पाथ हो गए, 4 प्रोसेस हो गई, 2 कंप्रेशन के और 2 एक्सपेंशन के। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, लोअर वाला जो लाइन है वो T1 टेम्परेचर पे काम करता है, और अपर वाला लाइन जो है वो T2 टेम्परेचर पे है। इस पे हमने कंसिडर कर लिया है कि T2 इज ग्रेटर देन T1। सडनली प्रेशर वॉल्यूम के कर्व में जो ऊपर वाला लाइन होता है ये हमारा क्या होता है, हायर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, और लोअर वाला जो लाइन होता है, नीचे वाला लाइन जो होता है, ये हमारा लोअर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे लेट अस कंसिडर कि Q2 अमाउंट ऑफ हीट एंटर करती है, एंड यहाँ पे Q1 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर देता है। सर्टनली गैस की टेम्परेचर तभी बढ़ेगी जब कुछ हीट मिलेगा उसे, और ठंडा तब हो जाएगा जब कुछ हीट रिजेक्ट हो जाता है। तो ये मशीन T2 एंड T1 के टेम्परेचर के बीच में रेंज में काम कर रहा है।
है ना, यहाँ पे ये वर्क आउटपुट देने की एक प्रोसेस हमने बना ली, रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस, राइट। नाउ अब देखते हैं कि इस प्रोसेस में वर्क हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ वर्क डन हम जानते हैं कि किसी भी प्रोसेस का वर्क डन इज इक्वल टू, है ना, वर्क डन इज इक्वल टू, हम यहाँ पे जानते हैं दिस वर्क डन, जो हमारा रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन है, इसकी वर्क डन का फॉर्मूला WAB इज इक्वल टू nRT1 ln ऑफ VB बाई VA लग जाएगा। हमारा VB फाइनल स्टेज है और V1 हमारा, VA जो है हमारा इनिशियल स्टेज है। क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसके लिए डेल्टा U 0 होगा, तो सर्टेनली माइनस ऑफ W इज इक्वल टू Q मिल जाएगा। तो अगर मुझे Q निकालना है तो मुझे माइनस ऑफ W लेना पड़ेगा। अगर मैं ऊपर वाले का माइनस साइन लूंगा तो हमारा ये वैल्यू ऐसा बन जाएगा, यानी कि पॉजिटिव बन जाएगा, राइट। दूसरा जो प्रोसेस है हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन है। एडियाबैटिक कंप्रेशन में जो फाइनल टेम्परेचर हमारा T2 है और फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा T, तो T2 माइनस T1 हो जाएगा टेम्परेचर, है ना, और यहां से हम वर्क डन इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ तीसरा जो प्रोसेस है, इसमें तीसरा प्रोसेस था हमारा आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन हो रही है तो फॉर्मूला लगा देंगे WCD, ये जो स्टेप है वो कौन सा है, C से D का पाथ है ना, तो यहां से माइनस nRT2 ln ऑफ VD बाई VC कर देंगे, ठीक है। यहां से हमारा C से D प्रोसेस है तो फाइनल D प्रोसेस हो गया और इनिशियल जो स्टेज हो गया हमारा वो C हो गया, राइट। उसी तरह से इसमें भी अगर मुझे Q2 निकालना होगा तो Q2 मुझे माइनस ऑफ W लेना पड़ेगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस nRT2 ln ऑफ VD बाई VC। सिंपल है ना। उसी तरह से अब मैं अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात करूंगा तो ये इट विल बी NCV T2 माइनस T1, NCV T2 माइनस T1, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, NCV T2 माइनस T1 से हम लोग वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस निकाल देते हैं और यहां से हम जानते हैं इस प्रोसेस के लिए Q इज इक्वल टू 0 होगा। अब अगर मुझे इस प्रोसेस का, ये जो मैंने ऊपर ग्राफ दिखाया था, इस पूरे प्रोसेस में A से B, B से C, C से D और D से A, इंटायर साइक्लिक प्रोसेस जो A से शुरू हुआ और A पे ही खत्म हो गए, अगर मुझे इसका वर्क निकालना पड़ेगा तो सारे सरफेस के लॉन्ग जो वर्क है मुझे उसको जोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अगर मैं सारे जोड़ देता हूं, लेट अस सपोज कि यहाँ पे वर्क मैं जोड़ देता हूं, लेट अस यहाँ पे देखो, वर्क नेट विल बी इक्वल टू WAB प्लस WBC प्लस WCD प्लस WDA, है ना। इन सभी को जोड़ दिया और इनकी वैल्यू पुट कर दी, वर्क वाली वैल्यू पुट करी, तो आप देखो ये दोनों टर्म जो है ना ये कैंसिल हो जाएंगे। एडियाबैटिक जो है एग्जैक्टली एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स बन जाएगा और ये दोनों कैंसिल होने के बाद हमारा वर्क नेट, ये जो वर्क नेट है ये हमें मिल जाएगा माइनस nRT1 ln ऑफ VB बाई VA माइनस nRT2 ln ऑफ VD बाई VC, है ना। अब क्योंकि हमारे पास दो प्रोसेस जो है इस ग्राफ में, अब जरा ध्यान से देखिए, दो प्रोसेस मतलब B to C की बात हो रही है और D से A की बात हो रही है, ये दो प्रोसेस है, ये हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस है। इस एडियाबैटिक प्रोसेस में मैं V से C तक की कंडीशन पे एडियाबैटिक की कंडीशन लगा देता हूं। एडियाबैटिक की कंडीशन देखो, टेम्परेचर और वॉल्यूम का वैल्यू हमें पता है, तो मैंने लगा दिया टेम्परेचर C वाले पॉइंट पे जो फाइनल वाला है, TC VC टू द पावर गामा इज इक्वल टू TB VB टू द पावर गामा। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, हम जानते हैं TC पे जो टेम्परेचर था वो T2 है, हाई टेम्परेचर था, और TB पे यानी कि लोअर वाले पे जो टेम्परेचर था वो T1 था। तो हमारे पास T2 बाई T1 की वैल्यू आ गई VB बाई VC टू द पावर गामा माइनस 1, यानी कि ये वाला टर्म हमने T2 बाई T1 की वैल्यू के टर्म में कैलकुलेट कर लिया। उसी तरह से दूसरा वाला जो A से D के लिए था, हमारा A से D के लिए TA VA टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू TD VD टू द पावर गामा माइनस 1 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा T2 T1 इज इक्वल टू नाउ VA VD टू द पावर गामा माइनस 1, और इस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करके यहां से देखो ये भी T2 बाई T1 के बराबर था और ये टर्म भी हमारा T2 बाई T1 के बराबर था। अब इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो देखो ऊपर ध्यान से VB बाई VC इज इक्वल टू VA बाई VD, और यहां से हमने VD बाई VC निकाल लिया, तो VD बाई VC हमें VA बाई VB के बराबर मिल गया। अब इसको वर्कनेट में पुट कर दो। वर्कनेट क्या था हमारा, देखो VB बाई VA इज इक्वल टू, इधर था हमारा VD बाई VC, तो इसके जगह पे VD बाई VC पुट करेंगे तो VA बाई VB आ जाएगा, उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा VB बाई VA। अब VB बाई VA दोनों में कॉमन हो गया, उल्टा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस होने के बाद जो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, वर्क नेट इज इक्वल टू nRT2 माइनस T1 ln ऑफ VB बाई VA बन जाएगा इक्वेशन। ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। तो वर्क नेट की एक फाइनल इक्वेशन हमारी ऐसी आ गई। फॉर्मूला दोबारा से लिख लिया हमने, वर्क नेट इज इक्वल टू माइनस nRT2 माइनस T1, और सडनली यहाँ पे T2 ग्रेटर देन T1 है ना, ये हमने कंसिडर करके लिया। नाउ
अब यहां पे देखो, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q या माइनस ऑफ W इज इक्वल टू Q बोल सकते हैं। तो अगर मैं W लिखता हूं तो माइनस ऑफ Q लिखूंगा, और Q हमारा क्या है, Q2 प्लस Q1, और उसका एडिटिव इनवर्स लेना है, मतलब नेगेटिव लेना है, राइट। एफिशिएंसी इज इक्वल टू, हम जानते हैं एडिटिव एफिशिएंसी इज ऑलवेज टेकन एज मॉड ऑफ वर्क डन, क्योंकि वर्क डन हम इसमें नेगेटिव नहीं पुट कर सकते। एफिशिएंसी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, तो हमेशा इसका पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ता है हमें, है ना, या 0 मिनिमम हो जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, वर्क के फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा, क्यू के फॉर्म में अगर वर्क को लिख दूंगा, तो मुझे मॉड ऑफ Q2 प्लस Q1 आगे एक माइनस साइन के साथ लेना पड़ेगा, है ना, डिवाइडेड बाई Q2। Q2 इज हीट सप्लाइड, फॉर्मूला ही होता है W नेट, यानी कि नेट वर्क डन डिवाइडेड बाई टोटल हीट सप्लाइड, एफिशिएंसी, है ना, कितना वर्क हम लोग कर पाए, किसी मशीन ने कितना वर्क करके दिया, आपने कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दी, उससे कितना वर्क मिला, जितना ज्यादा वर्क मिलेगा उतनी ज्यादा एफिशिएंसी हो जाएगी। तो मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो हमारा वर्क नेट बाय Q2 का एक सिंपल सा फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, जिसको हम लोग एफिशिएंसी से भी रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज एफिशिएंसी, राइट। अगर मैं यहाँ पे वर्क नेट का फॉर्मूला जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया उसको पुट कर दूं, तो फॉर्मूला बन जाएगा nRT2 माइनस T1 लॉन ऑफ VV बाई VA, और नीचे Q2 का फॉर्मूला ऐसा देखो, Q2 माइनस ऑफ W था, तो nRT2 लॉन ऑफ VV बाई VA बन जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो T2 माइनस T1 बाई T2 आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये जो कंडीशन है ये तो कार्नोट के लिए था ना, और ये कंडीशन किसी के लिए भी, ये तो जनरल एफिशिएंसी की फॉर्मूला है। लेकिन अगर मैं एक जनरल फॉर्मूला बनाना चाहूं तो ये बन जाएगा Q2 माइनस Q1 बाय, या Q2 प्लस Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 बाय T2 इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ एनी मशीन, ठीक है। तो कार्नोट के बेसिस पे हमने एफिशिएंसी तक का यहाँ पे फॉर्मूला इजीली कैलकुलेट कर लिया, है ना। तो इसके बाद की जो चीजें हैं वो हम लोग एंट्रोपी से रिलेट करेंगे, दैट विल अपलोडेड इन द नेक्स्ट वीडियो सून। स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज डू कीप सब्सक्राइब्ड माय चैनल, सो डैट कि अगर कुछ मैं अपलोड करूं तो आपको तुरंत जो है उसकी नोटिफिकेशन मिले और आप जो है उसको तुरंत देख पाओ। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, ये मोटिव है कि आप जो है चीज़ों को अच्छे से करके रिवीजन करके रेडी रखें, ताकि अपने एग्जाम्स में आप बेस्ट परफॉर्म कर पाए, है ना। दिस इज एन एक्स्ट्रा एफर्ट फ्रॉम माई साइड फॉर योर बेटरमेंट, सो आई होप कि आप इसको ज़रूर करेंगे, और मेरे ख्याल से चीज़ें आपके लिए जो है आसान होती जाएगी। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट।